देशाचे संरक्षण मंत्री माननीय श्री मनोहर पर्रिकर, मानाधिक केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री श्री अशोक गजपति राजू पुसापति जी, मानाधिक केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक, गोयचे मानाधिक उपमुख्यमंत्री श्री फ्रांसिस डिसोजा, राणा पर्यावरण आणि पंचायत मंत्री मानाधिक श्री राजेंद्र बाल्लेकर आणि दक्षिण गोयचे मानाधिक खासदार श्री नरेंद्र सावयकार हांगा मंचाचे रासनस्त जाल्ले आसा. मानेस्तांनी ताळयांनी येवकार दिल्लो आसा. गोंय शासनाच्यो विविध येवजण्यो आणि साबार उपक्रम पूर्णत्वाकडे पावलां मारता. गोयचे उदरगतीच्या पर्वांत अभिमानास्पद अशी नवी भर म्हळ्यार मोपा ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर बुनियादी फातर बसोवपाचो आयचो हो सुवाळो. तेच प्रमाण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फेज 3A चे उद्घाटन आणि कोस्ट गार्ड OPV प्रकल्पाच्या बांधकामाचो शुभारंभ. गोवा वासियों का यह परम सौभाग्य है कि मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं तुये के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के शिलान्यास समारोह और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फेज 3A का उद्घाटन और कोस्ट गार्ड OPV प्रकल्प के उत्पादन का शुभारंभ आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, तमाम गोवावासियों का सैलाबपूर्ण दर्शन, हृदय में आतिथ्य, सम्मान और कर्तव्य की भावनाओं का संगम. कर्तव्य ध्वनि से, ताली से फिर एक बार आज मंच पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सहर्षपूर्ण स्वागत करते हैं. माननीय राज्यपाल डॉक्टर श्रीमती मृदुला सिन्हा जी से आदरयुक्त प्रार्थना करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्पगुच्छ प्रदान कर हार्दिक स्वागत करें. धन्यवाद. काळजात खोस आणि उमेदी असा. खोशेच्या या शुभ समारोहात मागता गोयचे माननीय मुखेलमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तसेच गोयचे मानाधिक उपमुखेलमंत्री श्री फ्रांसिस डिसोजा, देशाचे संरक्षण मंत्री माननीय श्री मनोहर पर्रिकर, राणा पर्यावरण आणि पंचायत मंत्री मानाधिक श्री राजेंद्र आल्लेकर आणि दक्षिण गोयचे मानाधिक खासदार श्री नरेंद्र सावयकार हांचेकडे नमळायेन मागता देशाचे पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हांका फुला परमळान येवकार भेटोवचो. पुष्पमाला प्रदान कर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत. कर्तव्य आणि अभिमानाची एक लागणूक आमच्या काळजात असा, हारातली दर एक पाकळी तुमच्या ताळयेंत असा. स्वागताची रीत पुराय जाल्ली असा. धन्यवाद. सुपुल्ले आमचे गोंय राज्य सदांच उदरगतीची पावलां फुडें मारीत वता. संवसारात नांव मेळयत रावचें हो दर एकल्याचो हावेस जावन आसा. दिकादिकांनी उदरगतीचे हावेसाचे कळे आणि हावेसांक येवकाराचे उमाळे. मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू पशुपति जी से निवेदन है कि शब्द सुमनों से मंच पर उपस्थित देश के आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें. Our respected and beloved Pradhan Mantri Ji, Honorable Governor Mridula Sinha Ji, Chief Minister Lakshmikant Parsekar Ji, my colleague Minister Parekar Ji, Nayak Ji, Sinha Ji, Deputy Chief Minister of Goa D'Souza Ji, Ministers, Members of Parliament and MLAs, officers of the central and state governments, friends from the media, distinguished ladies and gentlemen. On behalf of everyone here present, I express my deep gratitude and extend a hearty welcome to our beloved and dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here amongst us today to lay the foundation stones
for three very important projects. Your presence, sir, inspires and motivates us. It is a fitting tribute for the state-of-art facilities to receive your blessings. I extend a warm welcome to all of you who are here amongst us today to witness these memorable events. Prime Minister, sir, ever since our NDA government took over, aviation sector in India has recorded a phenomenal growth. We are today known as the land of 20% growth, a feat unmatched by any major economy in the world. We are concurrently the 9th largest aviation market, and under your able vision and guidance, are on track to becoming the 3rd largest by 2022. The recently announced National Civil Aviation Policy, which is the first such integrated policy since independence, has given a great boost to this growth momentum by introducing numerous steps for ease of doing business, affordable flying, do away with the 520 rules, open skies, skill upgradation are certain revolutionary steps which our government has undertaken with your blessings to take flying to the next level in India. As your Civil Aviation Minister, it is also my proud privilege to welcome you to this major infrastructure project launch after the Vadodara Integrated Terminal that you had kindly inaugurated last month. Goa is the flagship tourist destination of our country. In 2015-16, the Goa airport crossed the 5 million passenger mark and registered a robust 20% growth. However, we all know that its potential is much beyond this. A civil airport owned by the government of Goa and functional on a 24/7 basis will not only provide us opportunity of unlocking this potential, but also augment employment opportunities, improve connectivity to Goa, enhance trade opportunities, including cargo, and boost state revenues, which can be used for social development projects. Mopa Greenfield Airport is also significant as this is the first project undertaken in the country in this category after almost a decade. It is to be built over an area of 2,200 acres and at a planned first phase cost of rupees 2,000 crore and a capacity of 7 million passengers. I compliment the Goa government for taking this visionary step and for completing the complicated bidding process within timelines. You have given a role model for other states to follow. On behalf of Pradhan Mantri Ji, I assure the state of all possible supports and cooperation from my ministry on all aviation-related aspects. We are also proud witness to two other very significant projects: electronic manufacturing clusters at Tuam and building of a mine counter measure vehicle at the GSL shipyard. Both these projects will help create jobs, bring in investment, augment trade, and strengthen our hands in furthering our strategic objectives. We all wish them smooth implementation, effective execution, and timely completion. With these few words, once again, welcome our Prime Minister and the august gathering present here to be part of these events. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद. आणि आता गोंय सरकाराच्या साबार येवजण्यो आणि उपक्रमांचे
देखदिणे उदरगतीची गती दाखोवपी एक दृक श्राव्य दर्शन. Good governance is your right, was the slogan. Goa marches on, working towards a healthy and prosperous Goa. Transparency in governance, translating government's policies into reality, building bridges, bringing people closer, constructing roads, constructive approach, creating infrastructure for health, education, sports, agriculture, Ravindra Bhavans, tourism, forest and environment, urban development, The Saligaon garbage treatment plant, jetties, markets, police stations, fire brigade stations, multi-level parking, fish mobile vans, horticulture outlets, airports. From dawn to dusk, the government is committed to the people of Goa. Today, Goa has found its place on the world map. Goa takes pride in being the host for many international events, such as the Lusophonia Games, the International Film Festival of India, the Defense Exposition, BRICS Summit 2016. Sustainable development is the rhythm of Goa's progress. Yes, Goa is a model state. High per capita income, high literacy, low birth rate, low death rate, a uniform civil code, one land, one ideal. In Goa, different religions coexist with mutual respect. Goa is a wonderful religious architecture. The prayer of universal good is the hallmark of Goa. गोवा वासियों की सुनहरी स्वप्न पूर्ति, मोपा एयरपोर्ट, एक ऐतिहासिक पल. मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे आदर भाव से हम प्रार्थना करते हैं, अपने कर कमलों से मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के शिलान्यास के प्लेक का डिजिटल स्वरूप से आप अनावरण करें. गोंयकारांचो एक भांगराळो हावेस आयज एक आयाम पूर्ण जाता. देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्तुकी शिलान्यास प्लेकाचे डिजिटल स्वरूपांत अनावरण जाल्लें आसा. ह्या कार्याचो एक सहर्षपूर्ण जय जयकार आमी केल्लो आसा. उदरगतीच्या हावेसांची एक भरारी मोपा विमानतळ, ताचें एक देखणें दर्शन. A group that is into diverse sectors.
the GMR Group has now landed in Goa. The land where the sun, the sand, and the surf meet. GMR Goa International Airport at Mopa, Goa. Taking the world to Goa. Under the initiative of the Make in India vision of the Prime Minister. Welcome aboard the GMR Goa International Airport, Mopa. It is a great honor to us. Honorable Prime Minister is laying the foundation stone for Mopa Airport. We at GMR Group, we are thanking him for accepting and laying the foundation stone. Honorable Prime Minister, within span of 3 years, he made India to brought to the world map. I once again thank the Honorable Prime Minister and Chief Minister and our Defence Minister, other members, to giving this opportunity for us, and we promising that we build this airport in a world-class standard. Thank you very much. Jai Hind. तेरा नोव्हेंबर 2016 हो दीस राज्याच्या इतिहासांत एक उर्बेचे पान, राज्याचो दिमागदार सन्मान. तुये हांगा जावपी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तुये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के शिलान्यास प्लेग का अनावरण का यह शुभ समय. फिर एक बार हम नम्र भाव से इस कार्य की पूर्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि अपने कर कमलों से तुये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के शिलान्यास प्लेग का डिजिटल माध्यम से आप अनावरण करें. प्रस्तुत है तुये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का दृक श्राव्य दर्शन. Home for a new India has emerged. An India that will always be a step ahead of the world. A thought, a concept, a dream called Digital India, launched by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, with the objective of connecting far-flung rural areas with high-speed internet networks, thereby improving digital literacy. हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है. हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं. चाहिए कम मेक इन इंडिया. This will achieve growth on multiple fronts by specifically targeting the 9 pillars of Digital India, of which electronics manufacturing cluster is one. Goa's Chief Minister Shri Lakshmikant Parsekar has planned to develop a greenfield electronic manufacturing cluster at Tuam village of Pernem Taluka in Goa with a world-class ecosystem. This will be the largest electronics manufacturing cluster in the western region of India, with a view to attract a large number of investors with a potential of nearly 12,000 crores revenue generation over the next 10 years. The hub will focus on consumer electronics, semiconductor design and telecom products and generate over 50,000 jobs for the youth of Goa.
A state-of-the-art center of excellence for incubation and development will ensure a robust training ground. Companies like SmartLink Network System, Optel Vision, and Ilgen Electronics Private Limited have already expressed their desire to be a part of the project. The proposed hub will be set up on 147 acres of land with 6 acres of land allotted for a high-tech state-of-the-art land port. 10 million liters per day of ground-level reservoir is planned to cater to the water requirement of the project and nearby villages. Continuous and uninterrupted power supply planned to cater to power requirements is already approved by the Electricity Department. Goa's first-of-its-kind electronics waste plant is planned with a capacity to process 10,000 tons of e-waste generated in the entire Goa and other neighboring states. The electronic hub will provide various amenities like education, healthcare, fire services, and recreational facilities, just to name a few. In one unison, the voice of India will be heard far and wide. Digital India, the power to empower. आज का दिन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए अत्यधिक सम्मान का दिन है। वर्ष 1957 से जीएसएल देश की सेवा में निरंतर कार्य कर रहा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करता हुआ देश का रक्षा पीएसयू है। भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल को युद्धपोतों का डिजाइन, निर्माण और मरम्मत द्वारा समुद्री रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से यार्ड ने प्रमुख आधुनिकीकरण योजना के चरण 3A का कार्य पूरा कर लिया है। इन सुविधाओं से यार्ड की क्षमता में न सिर्फ कई गुना वृद्धि होगी, बल्कि यार्ड 14 जहाजों का एक साथ निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में 32,000 करोड़ रुपए के MCMV परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है और 1867 करोड़ रुपए की कीमत पर 5 CGOPV के निर्माण के आदेश दिए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री चरण 3A की सुविधा राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके बाद औपचारिक रूप से 5 CGOPV पोतों का उत्पादन भी शुरू होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करते हैं, आप डिजिटल माध्यम से कृपया फ्लैग का अनावरण करें। प्रस्तुत है एक दृक् श्राव्य दर्शन। Goa Shipyard Limited is the fastest growing public sector unit in India's shipbuilding arena, boasting the highest warship export orders. It has the singular distinction of delivering world-class vessels ahead of contractual delivery period at the fixed cost every time. We are India's fastest growing shipyard, clocking 27% growth in the value of production over 2015-2016 and 43% growth in revenue over the last 2 years. GSL handles a wide variety of projects and the in-house capability to design and construct everything from offshore patrol vessels, fast attack craft and fast interceptor boats to damage control simulators, missile corvettes, GRP boats and sail training ships. GSL does not rest on its laurels and has begun journeying towards boosting infrastructure to construct mine countermeasure vessels through an investment of more than ₹1,000 crores. This involves building a ship lift facility, assembly shop,
outfit workshop, construction berths, outfit and repair jetties, workshop specifically for MCNV GPR hull construction, and other ancillary facilities. With this, throughput will increase tremendously. While today, GSL can already lift and transfer ships for launch and docking up to 6,000 tons capacity, the new initiative will soon help India join the handful of countries in the world that can locally build MCMVs. In 9 months, we delivered 3 2,500-ton offshore patrol vessels to the Coast Guard and completed 14 other small vessels. We have also delivered ships exceeding 7,700 tons displacement over the year, the highest among defense public sector units. Only recently, the government has approved a rupees 32,000 crore project of constructing 12 MCMVs, a one-of-a-kind warship building project in India with transfer of technology from South Korea. MCMV project, a true Make in India mega project. This will offer a massive boost to GSL as well as the state of Goa through increased employment for youth, opportunities for local vendors, and development of micro, small, and medium enterprises. GSL is also committed to the community, initiating CSR activities in education and skill development, setting up dairy and agri-cooperatives in rural areas, and aiding farmer-centric watershed management for 10,000 hectares. It provides sanitation and health support to more than 5,000 homes and 1,500 school children. Our success would not have been possible without the support and guidance of all our esteemed customers: the Indian Navy, Indian Coast Guard, Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense, and Goa State Government. We sincerely thank them all. धन्यवाद. वाह गोवा वाह अशे संवसारान म्हणजे अश्यो तोखणायेच्यो घडामोडी गोंयांत जावपाक लागल्या आनी ताचे शिल्पकार तुमचे आमचे मदीं उपस्थित आसात. मंचाचेर उपस्थित आसात देशाचे संरक्षण मंत्री माननीय श्री मनोहर भाई पर्रीकार. मागता ह्या समयाचेर तुमी उलोवप करचें. माचयेर आशिल्ले देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, म्हजे सरकारान सहकारी आशिल्ले बाब गजपती राजू, जयंत सिन्हाजी, गोंयच्यो गव्हर्नर मृणिला सिन्हाजी, श्रीपाद नायक जी, फ्रांसीस डिसोजा, नरेंद्र सावयकार आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे गोंयचे मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ज्यांच्या नेतृत्वा सकयल आमी हो आयचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. हांव सगळ्यांत पयलीं गोंयच्या वतीन आनी मुख्यमंत्र्याच्या वतीन प्रधानमंत्र्याचे आभार मानूंक सोदता, कारण तांचें सरकार केंद्रान जाल्या नंतर म्हाका दिसता सगळ्या राज्यांनी सगळ्यांत चडूच चड सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक जर खंयच्या राज्याक मेळ्ळा आसत तर तें गोंय राज्य आसा. सगळ्यांत पयलो प्रोजेक्ट मांडवीचो तिसरो पूल तांच्या हातांच्यान आमी ताजें इनॉग्रेशन करून फुडल्या वर्सा तो पूर्ण जातलो. गेल्या 2 वर्सांत जवळ जवळ सगळे नॅशनल हायवे आनी त्या नॅशनल हायवेचेर आशिल्ले पूल, जुवारीचो पूल आसत, गेले 20 वर्सां आमी फक्त भाशणां आयकताले. पयल्या खेपाक NDA सरकारान प्रधानमंत्रीच्या नेतृत्वा सकयल माननीय गडकरीजीन ह्या पुलाचे टेंडर काडले, वर्क ऑर्डर दिली आनी काम सुरू जाल्लें तुमी पळयतात.
गालजीबाग तळपण आमचो खांडेपारचो पूल नॅशनल हायवे 4A आनी नॅशनल हायवे 17 वायडनिंगचें काम ह्यो सगळ्यो गजाली केंद्रांच्यान आमकां ताजें पूर्ण समर्थन म्हाका दिसता एकूण खर्च सादारण 7-8 हजार कोटी पेक्षा कमी जावचो ना अशें आमकां पूर्ण एप्रुवल मेळून बऱ्याच जाग्यार कामांय सुरवात जाली. आयज मोपा एअरपोर्ट जो बेगींतल्या बेगीन जावंक शकलो म्हाका दिसता तातूंतय प्रधानमंत्र्यान दिल्लो पाठिंबो आसा. त्यामुळे सगळ्यो गजाली स्मुथली जावन आमी आयज ताच्या कामाक सुरवात करूंक शकले. केवळ मोपा एअरपोर्ट बांदून जावचो ना, ताज्या खातीर लागणारो ट्रान्सपोर्टी खातीर 6 लेन कॉरिडर सुद्दां थंयच्यान गोंयच्या दुसऱ्या टोका पर्यंत सायमल्टेनियसली पूर्ण जातलो. जातून भितर मांडवीचो पूल आसात, जुवारीचो पूल आसात, पण रस्त्याचें 6 पदरीकरण किंवा 4 पदरीकरण भितर इन्क्लूड आसा. एक हांव हांगा सांगूंक सोदतां की हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तयार जातकूच सुद्दां गोंयचें रिक्वायरमेंट सिवील एविएशन इंडस्ट्रीन इतलें प्रचंड स्पिडीन वाडत आसा. तो उल्लेख जालो 5 मिलियन पॅसेंजर ऑलरेडी गोवा दाबोळी एअरपोर्टाचो वापर करतात. हो आंकडो फुडल्या 3 वर्सांत जेन्ना हो एअरपोर्ट फुली ऑपरेशनल जातलो तेन्ना 5 वयल्यान 8 नांवाचेर पावतलो. सद्याच्या एअरपोर्टाची हांगा कॅपॅसिटी फक्त 2.7 मिलियन पॅसेंजर ही आसा. वेरएज इट इज ऑलरेडी हँडलिंग ऑलमोस्ट डबल द पॅसेंजर. भरपूर स्लॉट डिफेन्सांच्यान दिवन सुद्दां आनीक त्या एअरपोर्टाक एक्सपांड जावपाक स्कोप ना. त्यामुळे गोंयचें एडिशनल रिक्वायरमेंट मोपा एअरपोर्टाच्यान जातलें. दाबोळी चालू दवरचोच पडटलो कारण इतले पॅसेंजर आसतले की आमकां दोनूय एअरपोर्ट सुद्दां चालू रावल्यार कमी पडचे ना. पण त्या बरोबर चिंता करपाची गरज ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ 4 लेन 6 लेन रायट फ्रॉम द मोपा एअरपोर्ट टू द अदर साऊथ एंड ऑफ गोवा will also be there in place. इलेक्ट्रॉनिक सिटी आयज आमी हांगा ताजें फावंडेशन ले केल्लें आसा. गोवा शिपयार्डाचे मायन्स काउंटर मेजर वेसल अंडर मेक इन इंडिया 32,600 crores हो प्रोजेक्ट. ओरिजिनली पार्ट ऑफ इट was expected to be done in a foreign country. Now all 12 vessels will be manufactured in Goa. This is one of the most important make-in project in defense where low utilization of local capacity will be also done. OPV ताजे construction चालू जाल्लें आसा. ह्या सगळ्या प्रकल्पाचे one most important factor which I will like to bring to everyone notice that they have been all linked with skill development. Without skill development, employment will not be very easily possible, and therefore while thanking Prime Minister, I congratulate all people of Goa for this endeavour. Thank you very much. गोयची कला, संस्कृताय, खेळ, समाज, महिला आणि बालकल्याण, भलायकी, येरादारी आणि हेर सुपुल्ल राज्याचो मान गोंयाक पिळिल्लो आसा. गोंयच्या फुडाराचे सपन बाळगून नेतृत्व सेवा दिवपी गोंयचे मुखेलमंत्री माननीय श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मागता तुमचे कडेन आतां उलोवप करचें. भारताचे लाडके पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी, ह्या राज्याच्यो राज्यपाल डॉक्टर मृदुलाजी सिन्हा, ह्या गोंयचे सुपुत्र आणि देशाचे रक्षा मंत्री बाब मनोहर पर्रीकर, अशोक गजपती राजूजी, श्रीपादजी नायक, जयंत सिन्हाजी, म्हजे कलीग फ्रांसीस डिसोजा,
खासदार नरेंद्र सावयकर, सगळे मंत्रिमंडळातले म्हजे सहकारी मंत्री, आमदार हांगा मुद्दाम बसलेले, विरोधी पक्षनेते बाब प्रताप सिंग राणे, सगळे मान्यवर, पत्रकार बंधू भगिनी आणि गोंयच्या कानाकोपऱ्यातसून आयिल्ले हजारोच्या संख्येन आयिल्ले गोमंतकीय बंधू भगिनीनो, आज गोंयच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी बरोवन दवरी सारको दीस, ज्या दिसा गोव्यात दाबोळी विमानतळ आसतानाय पर्यटकांचो ओघ पळोवन आनी एका इंटरनॅशनल ग्रीनपोर्ट एअरपोर्टाची मोपा जाग्या खातीर शिलान्यास कार्यक्रम जाता. ताचेच बरोबर रोजगार दिवपाची प्रचंड क्षमता असणारो इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प तुवे ह्या गांवांत ताचो शिलान्यास जाता. हाच्या शिवाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे मॉडर्नायझेशन फेज आणि कोस्टल गार्ड OPV हांच्याय खातीर सुरवात जाता. गेल्या 2.5 वर्सां देशांत माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा सकल शासन आसा आणि त्यांच्या 2.5 वर्सांच्या काळात गोव्याक भरपूर मेळ्ळे. 2.5 वर्सांच्या काळात विविध प्रकल्पाचेर 10,000 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम प्रत्यक्ष मंजूर जाली. ह्याच 2.5 वर्षांत केवळ मंजूर जाली इतलेच न्हय, तर प्रत्यक्ष ह्या राज्याच्या तिजोरेंत 4,500 कोटी पावल्यात. हांव ह्या गोष्टीचो मुद्दाम कित्याक उल्लेख करता, तर फाटली 10 वर्सांची, त्याच्या पयलींची 10 वर्सांची जी राजवट आसली, त्या राजवटीच्या पार्श्वभूमीचेर ही कामगिरी अत्युच्च दिसता आणि गोंयकारांचो तमाम गोंयकारांचो हो सन्मान आसा अशें हांव म्हणटा. UPAच्या पार्श्वभूमीचेर केंद्र सरकारची, खास करून मोदीजींच्या सरकारची कामगिरी ही खूब उठूनच दिसता. ह्याचे शिवाय आमकां जे काही इव्हेंट्स दिले, म्हयनेभरा पयलीं जाल्लो ब्रिक्स इव्हेंट, ब्रिक्स समीट, ताच्या पयलीं गेल्या वर्सा जाल्लो डिफेन्स एक्सपो आसात. ह्या सगळ्या योजनांतसून, ह्या सगळ्या इंटरनॅशनल इव्हेंट्सांतसून गोंयचें स्थान देशभरांतच न्ही तर जगभरांत उंचावलें. इट हॅज एनहान्स्ड गोवाज ग्लोबल प्रोफायल. ताणें हेंय दाखोवन दिलां की गोंय हे राज्य जें आसा, सुंदर सोबीत गोंय जें आसा, तें एक इव्हेंट डेस्टिनेशन म्हणून फुडें येता. आजच्या हांगा ह्या उपस्थितीन दाखोवन दिलां की गोव्याक अजून मोठे ऑडिटोरियम जाय, हेंय एक सरकाराक दाखोवन दिता. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक म्हाका चड खोस भोगता की पंतप्रधान जपानाक आसले, रात्री खूब उशिरा आयल्यात, पूण गोंयकारांक दिल्ल्या उतराक एका अर्थान गोंयकारांचो सन्मान करपाक ठरलेल्या वेळेर परदेश दौरो जावन सुद्दां आज हांगा वेळार उपस्थित आसात आणि त्यामुळे पंतप्रधानाचे हांव परत एक फावट मनांतसून, काळजांतसून स्वागत करता. मित्रांनो, आजचे खास करून जे 2 प्रकल्प आसात, मोपा, जेचेर सादारणपणे 3,500 कोटी खर्च जातले आणि ताची पेरिफेरल डेव्हलपमेंट जी आसा ताचेर सादारणपणे विचार करत जाल्यार 10,000 कोटी परस जास्त खर्च जाता. इलेक्ट्रॉनिक सिटी
हाचेर सादारणपणे 12,000 कोटींचो खर्च जाता. एका अर्थान 20 ते 25,000 कोटी खर्च जावपी हे दोनूय प्रकल्प गोव्याक एक उच्चतम स्थानाचेर व्हरता आसतना गोव्यात प्रचंड रोजगार सुविधा आणि त्याच बरोबर राज्याक आर्थिक संपन्नताय इकॉनॉमिक बूस्ट हाडपाक त्याची खूप मदत जातली. हे रोजगार येणाऱ्या 2 वर्सांपासून ते फुडल्या 10, 12, 15 वर्सांपर्यंत चालू आसतले. आजच्या युवकांची तर थंय व्यवस्था जाताच, पूण फुडल्या 5-10 वर्षांत आज बाल्यावस्थेंत असणारे भुरगे ज्या वेळार युवा स्थितीत येतले त्या वेळार तांकांय हे प्रोजेक्ट केटर करतले. आणि त्यामुळे आयच्या दिसा परत एक फावट सगळ्या गोमंतकीयाच्या वतीन हांव ह्या प्रकल्पाचे दोनूय स्वागत करता. आणि हांव एक ओझरतो उल्लेख पंतप्रधानांच्यो ज्यो योजना गोव्यात देशांत आसात, स्वच्छ भारत योजना, ज्या योजनेतून आम्ही केवळ गोंय स्वच्छ दवरले इतलेच न्हय तर एक स्टेट ऑफ द आर्ट दर्जाचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांव पठाराचेर केलो. तीन महिन्या पयलीं सुरू जाल्लो हो प्रकल्प पहिल्या दिसा 20 मेट्रीक टन कचरो घेतलो. गोंयकारांनी दिल्ल्या अभूतपूर्व पाठिंब्याक लागून काल पयर दररोज कन्झम्पशन 120 मेट्रीक टन जाला. तातूंतसून वेस्टांतसून वेल्थ फ्रॉम वेस्ट होय नारो प्रधानमंत्र्यांचोच. आणि तातूंतसून मोठ्या प्रमाणावर मॅन्युअर तयार जाता आणि सायमल्टेनियसली पॉवरूय जनरेट जाता. हो पूर्ण प्रकल्प थंयच जनरेट जाल्ल्या पॉवराचेर चलता. आणि ताच्याय फुडें आमी ज्यादा उरलेली पॉवर ही आमी पॉवर ग्रिडाक दिवपाची आमची योजना आसा. मित्रांनो, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सकल जी पंतप्रधानांची घोषणा आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड केलो आणि केवळ 2 वर्सांच्या काळात आम्ही 134 प्रकल्पांक मान्यता दिता असताना 10,727 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट आणि 23,000 जॉबांचे जनरेशन करपाचे आम्ही पाऊल उखललेले आसा. आणि त्यामुळे आयच्या दिसा परत एक फावट पंतप्रधानांच्या स्वागताक संपूर्ण गोमंतकीय हांगा आमी हाडू शकले ना. सगळे टीव्हीच्या समोर, चॅनलाच्या समोर, स्क्रिनाच्या समोर आसातच, पण सगळ्या गोमंतकीयाच्या वतीन हांव पंतप्रधानांचे स्वागत करता आसतना हांव अभिवचन दिता की अलीकडे ज्या रेप्युटेड मॅगझिनान गोव्याक विविध क्षेत्रांनी नंबर 1 स्थानाचेर व्हेले, ते स्थान फुडल्या वर्साय उरतले आणि कायम उरतले अशें अभिवचन तमाम गोमंतकीयाच्या वतीन हांव पंतप्रधानांक दिता. धन्यवाद. भारत का महारथ पूरे विश्व में फैल रही है. इस महारथ की उज्जवल आभा, इस आभा को 10 दिशाओं में प्रसारित कर हर एक भारतीय को कर्तव्य प्रणाली से प्रेरित करने वाले देश के प्रधानमंत्री वंदनीय श्री नरेंद्र मोदी जी. सभागृह में सब जनों के हृदय में समर्पण और कर्तव्य की भावना है. गोवावासी वचनबद्ध हो चुके हैं आपके वचनों को सुनने के लिए. आपकी उपस्थिति वंदनीय है, प्रार्थनीय है. पुनः एक बार अभिवादन. देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन करते हैं, आने वाले पलों को शब्द मुहर लगाइए. सर
सगळ्या गोवंकरांक माये मोगाच्या युवकाक मंच पर विराजमान गोवा की राज्यपाल महोदया श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, गोवा के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अशोक गजपति जी, इसी धरती के संतान मेरे साथी श्रीपाद नायक जी, श्री जयंत सिन्हा जी, गोवा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान फ्रांसिस डिसूजा जी, गोवा सरकार में मंत्री श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, हमारे सांसद श्रीमान नरेंद्र सावयकर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए गोवा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे मैं देर रात जापान से आया और सुबह आपकी सेवा में हाजिर हो गया। यहाँ से कर्नाटक जाऊंगा, कर्नाटक से महाराष्ट्र जाऊंगा और देर रात दिल्ली में जाके भी मीटिंग करूंगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के किसी राज्य में एक रात्रि से ज्यादा अगर मैंने कहीं मुकाम किया तो गोवा में किया। मैं आज व्यक्तिगत रूप से गोवा के लाखों नागरिकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, गोवा सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं, मनोहर जी, लक्ष्मीकांत जी, उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कई वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ब्रिक्स समिट गोवा में आयोजित हुआ और इतने शानदार ढंग से इसकी योजना हुई कि आज पूरे विश्व में जितने भी बड़े नेता आप मानते हैं उनकी जुबान पर गोवा 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 हो रहा है। और इसलिए मैं सभी गोवा वासियों की, गोवा सरकार की, मुख्यमंत्री जी, मनोहर जी, उनके सभी साथियों की जी भर के सराहना करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इससे सिर्फ गोवा की नहीं पूरे हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है, पूरे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है और आपके कारण बढ़ा है। तो आप स्वाभाविक अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है, आपने देखा होगा कि गोवा में राजनीतिक अस्थिरता की बीमारी इस प्रकार से गोवा को बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या क्या होता था, आपको मालूम है। कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर
इस राजनीतिक अस्थिरता ने गोवा का जो सामर्थ्य है, गोवा के लोगों की जो शक्ति है, उसको कभी फलने फूलने का अवसर ही नहीं दिया। मैं विशेष रूप से मनोहर जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को गोवा में लाया है, इसके कारण उनको सहन भी करना पड़ा है, उनको अच्छे अच्छे मित्र गंवाने भी पड़े हैं, लेकिन एकमात्र इरादा गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। और इसलिए गोवा में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 5 साल तक एक सरकार चले, नीतियों के आधार पर चले, गोवा के विकास के लिए चले, लोक कल्याण के हित के लिए चले, ये उन्होंने करके दिखाया है। और 2012 से 2017 की स्थिरता का लाभ भरपूर मात्रा में गोवा को प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं यहां दोनों पार्टियां जो मिलकर के सरकार चला रही है, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है, इसके लिए, क्योंकि स्थिर सरकार चुनना ये जनता के हाथ में होता है, और गोवा की जनता ने स्थिर सरकार की ताकत को समझा है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, उनका वंदन करता हूं। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है इस बात की, मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन सबको मालूम है मैं किस पार्टी से हूं। लक्ष्मीकांत जी मुख्यमंत्री हैं, सबको मालूम है किस पार्टी से हैं। मनोहर जी मेरे साथी हैं, सबको मालूम है किस पार्टी से हैं। हम एक दूसरे की तारीफ करें तो लोगों को लगेगा ठीक है भाई, आप तो बोलेंगे ही ना। लेकिन मुझे खुशी हुई कि एक सप्ताह के पहले एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने हिंदुस्तान के छोटे राज्यों के हालत का जायजा लिया, अलग अलग पैरामीटर पर सर्वे किया, और आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे इन साथियों ने छोटे राज्यों में गोवा को एक चमकते सितारे की तरह पेश कर दिया है। देश के सभी छोटे राज्यों में, देश के सभी छोटे राज्यों में तेज गति से, चाहे सोशल सिक्योरिटी का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, गोवा को तेज गति से नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, और गोवा नंबर 1 बना है। मैं बहुत बहुत, और इसमें गोवा वासियों का योगदान है ही है, उसके बिना ये संभव नहीं होता। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर जितना अभिनंदन करूं, जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, मनोहर जी यहां मुख्यमंत्री थे, तो मैं एक सीक्रेट बताता हूं आपको।
मनोहर जी, जो बात 10 वाक्य में बोलनी हो वो 1 वाक्य में बता देते हैं। तो कभी कभी समझने में भी कठिनाई होती है। तो वो मानते हैं कि आपने समझ लिया, वो IITian है, मैं बड़ा सामान्य इंसान हूं। लेकिन मैं जब गुजरात में था तो उनकी जब मैं योजनाओं का अध्ययन करता था मुख्यमंत्री के नाते, और मैं देख रहा था कि यहाँ के गरीब से गरीब व्यक्ति की मुसीबतों को वो कैसे समझते हैं और उसके रास्ते कैसे खोजते हैं। हर योजनाएं, बाद में लक्ष्मीकांत जी ने भी इसको आगे बढ़ाया। जब मैं देखता था गृह आधार योजना, वार्षिक 3 लाख से कम आय वाले जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये की मदद। देश में कई राज्यों को पता तक नहीं होगा कि गोवा में ऐसी योजना शुरू की गई थी। दयानंद सरस्वती सुरक्षा योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए, करीब 1.5 लाख सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिलता है, प्रति मास 2000 रुपये। ये सारी चीजें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है भाइयों, ये गोवा में है। भाइयों बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना, गोवा और मध्य प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया और 18 साल की बच्चियों को 1 लाख रुपया। आज गोवा में 45,000 हमारी बेटियां इसकी हकदार बनी हैं। 45,000 बेटियां। गोवा ने एक बहुत बड़ा काम किया। देखिए, मनोहर जी और लक्ष्मीकांत जी की दूरदृष्टि देखिए। आज यहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन इसके पहले इस काम को सफल करने के लिए हमें कैसा युवा धन चाहिए, कैसी यंग जनरेशन चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों महाशयों ने साइबर स्टूडेंट योजना के द्वारा हमारे यहाँ के नौजवानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक बड़ा अभियान चलाया। ये दीर्घदृष्टि के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हम जानते हैं बीमार होना कितना महंगा होता है और गरीब के लिए बीमार होना कितना मुश्किल होता है। ये हमारे गोवा सरकार की विशेषता रही कि उन्होंने दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा के द्वारा वार्षिक 3 लाख रुपये तक करीब 2.25 लाख परिवार, यानी एक प्रकार से पूरी गोवा के सभी परिवार आ गए। इनको सुरक्षा का कवच दिया है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की है। किसान हो, फिशरमैन हो, यानी एक प्रकार से योजनाओं का अंबार है और ये जन सामान्य की भलाई के लिए है। ऐसे गोवा में आकर के जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री को भी अपना सर झुकाने में आनंद आता है, गर्व होता है। आज यहां 3 प्रोजेक्ट का आरंभ हो रहा है। मोपा न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, शायद गोवा में जिन लोगों की उम्र आज 50 साल हो गई होगी, वो भी जब से समझना शुरू किया है तब से ये सुनते आए हैं
कि एक दिन गोवा में अपना एयरपोर्ट बनेगा, हवाई जहाज आएंगे, लोग उतरेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है बताइए। सब सरकारों ने बोला है कि नहीं बोला है? सब पॉलिटिकल पार्टियों ने बोला है कि नहीं बोला है? लेकिन चुनाव गया, हवाई जहाज के ठिकाने पर, गोवा के ठिकाने पर। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है भाइयों, बताओ मुझे। आज मुझे संतोष है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, आज मुझे उसको पूरा करने का अवसर मिल रहा है। और ये सिर्फ आकाश में जहाज उड़ेंगे और आपके एक नए एयरपोर्ट पर आएंगे, ऐसा नहीं है। गोवा की जनसंख्या है 15 लाख। ये व्यवस्था विकसित होने से 3 गुना लोग, आप 15 लाख लोग हैं, करीब 50 लाख लोग आना शुरू कर देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं टूरिज्म कितना बढ़ेगा। और गोवा का टूरिज्म बढ़ना मतलब हिंदुस्तान के टूरिज्म सेक्टर को एक नई ताकत देने वाला ये सबसे सामर्थ्यवान जगह है। इस बात को भली भांति हम समझते हैं। गोवा की सुविधा तो बढ़ेगी, गोवा वासियों की सुविधा बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि इसके निर्माण कार्य में भी यहां के हजारों नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। और निर्माण होने के बाद यहां की इकोनॉमी को, यहां के टूरिज्म को एक बहुत बड़ा अवसर इस गोवा को मिलने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, आज यहां एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी का भी शिलान्यास हुआ है। कोई ये मत समझे कि ये सिर्फ कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है। बहुत कम लोगों को समझ पाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी के निर्माण का मतलब क्या है। एक प्रकार से, और मेरे शब्द लिख करके रखना भाइयों बहनों, 21वीं सदी का मैं वो गोवा देख रहा हूं जहां डिजिटली ट्रेन, यूथ ड्रिवन, मोस्ट मॉडर्न गोवा का आज शिलान्यास हो रहा है। दोस्तों, ऐसे गोवा का शिलान्यास हो रहा है जो डिजिटली ट्रेन, यूथ ड्रिवन गोवा होगा, आधुनिक गोवा होगा, टेक्नोलॉजी से सामर्थ्यवान गोवा होगा। और वह सिर्फ गोवा की इकोनॉमी की या गोवा के नौजवानों के रोजगार का नहीं, ये भारत की शक्ल सूरत बदलने का गोवा एक पावर स्टेशन बन जाएगा। दोस्तों, ये मैं देख रहा हूं पूरी 21वीं सदी पर इस इनिशिएटिव का प्रभाव होने वाला है। भाइयों बहनों, आज एक तीसरा महत्वपूर्ण काम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत रहा है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। यह देश आजादी के 70 साल हो गए, हम किसी की मेहरबानी के मोहताज रहना नहीं चाहते। हम जिएंगे तो भी अपने बलबूते पर, और मरेंगे तो भी अपनों के लिए मरेंगे, अपनी शान के लिए मरेंगे। क्या कारण है कि जिस देश के पास 800 युवा हो, 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो,
तेजस्वी हो, तेज तर्रार हो, बुद्धि प्रतिभा हो, इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, लेकिन सुरक्षा के लिए हर चीज बाहर से लानी पड़े। आज गोवा की धरती पर सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज गोवा का एक विशेष आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसकी टोली में नवरत्न थे और उन नवरत्नों से, विशेषताओं से चर्चा अकबर के कार्यकाल की होती थी। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे टीम में अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न हैं। और उस रत्नों में एक चमकता हुआ रत्न मुझे गोवा वालों ने दिया है। उस रत्न का नाम है मनोहर पर्रिकर। कई वर्षों के बाद देश को एक ऐसा रक्षा मंत्री मिला है जिसने 40 साल पुराने हमारे फौज की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात एक कर दिया। अगर मनोहर पर्रिकर जी का इतना पुरुषार्थ न होता, 40 साल से लटक रहा वन रैंक वन पेंशन का मेरे देश के लिए मर मिटने वाले जवानों का काम अधूरा रहा होता। मैं मनोहर जी को बधाई देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मनोहर जी दिए। ऐसा सामर्थ्यवान देश का कोई रक्षा मंत्री पिछले कुछ समय में ऐसा नहीं आया जिस पर कहीं न कहीं उंगली न उड़ी हो। आज हम तेज गति से निर्णय कर रहे हैं, विश्व के साथ समझौते कर रहे हैं, देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक फैसले कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए रक्षा मंत्रालय पर कहीं से किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है। मैं मनोहर जी का तो अभिनंदन करूंगा, मेरे साथी के नाते मुझे उत्तम साथी मिला है, लेकिन मैं गोवा वासियों का अभिनंदन करूंगा कि आपने मनोहर जी पैदा किए और देश के लिए आपने मनोहर जी दिए। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ये जो माइन काउंटर मेजर वेसल प्रोग्राम है MCMV, ये भारत की सामुद्रिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाला काम है। इससे लोगों को रोजगार तो मिलना ही मिलने वाला है, इस क्षेत्र के विकास के लिए भी काम होने वाला है। मेरे प्यारे गोवा के भाइयों और बहनों, मैं कुछ और बातें भी आज गोवा वासियों के साथ करना चाहता हूं। आठ तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग
सुख चैन की नींद सो गए। और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने 8 तारीख रात को 8 बजे देश के सामने काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, देश जो लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान का ईमानदार इंसान जो लड़ाई लड़ रहा है, उस दिशा में एक अहम कदम उठाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। वे अपनी नाप पट्टी लेकर के ही किसी को नापते रहते हैं और उसमें फिट नहीं होता है तो देखते हैं यार कुछ गड़बड़ है। अगर इस देश के अर्थशास्त्रियों ने, इस देश के पल्सिस को समझ करके एनालिसिस करने वालों ने, ये पुरानी सरकारें, पुराने नेता, उनको नाप के तोलने के जो तराजू है, मेरे आने के बाद अगर बदल दिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। उनको समझ आना चाहिए था कि ऐसी सरकार देश ने चुनी है जिसके पास से देश की अपेक्षा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 2014 में आपने वोट दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे बताइए, आपने एक काम करने के लिए मुझे कहा था कि नहीं कहा था? काले धन के खिलाफ काम करने के लिए आपने मुझे कहा था कि नहीं कहा था? आपने मुझे कहा था तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, आपने जब मुझे ये करने के लिए कहा था तो आपको भी पता था ना भाई ये काम करूंगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, पता था कि नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि बस आपको ऐसे ही मुंह में पतास आ जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना? सबको मालूम था। ये सरकार बनने के तुरंत बाद हमने एक सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, SIT। दुनिया में कहां कहां ये कारोबार चल रहा है, इस पर ये टीम काम कर रही है और हर 6 महीने वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। ये काम पहले वाली सरकारें टालती रही थी, हमने किया था। अपने यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। जब मेरी पहली कैबिनेट में पहले ही दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्णय करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं जी। मैंने छुपाया था क्या? कुछ नहीं छुपाया मैंने। हर बार मैंने ये बात कही है और आज मैं आपको इसका ब्यौरा दे रहा हूं। देश मुझे सुन रहा है। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है, मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है, खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। भाइयों बहनों, दूसरा जरूरी काम था, दुनिया के देशों के साथ पिछले 50-60 साल में ऐसे एग्रीमेंट हुए थे कि जिसके कारण हम ऐसे बंध गए थे
कि हम कोई जानकारियां ही नहीं पा रहे थे। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि दुनिया के देशों से पुराने जो एग्रीमेंट है उसमें बदलाव करें, कुछ देशों के साथ नया एग्रीमेंट करें। अमेरिका जैसे देशों को मैं समझाने में सफल हुआ कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए और आपकी बैंकों में किसी हिंदुस्तानी का पैसा है, आता है या जाता है, हमें तुरंत पता चलना चाहिए। यह काम मैंने दुनिया के कई देशों के साथ किया है, कुछ देशों के साथ अभी भी चल रहा है, लेकिन विश्व में कहीं पर भी भारत की चोरी लूट का पैसा गया है तो उसकी तुरंत जानकारी मिले, इसका प्रबंध पुरजोश तरीके से हमने किया है। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है, और मैं उसको करके रहूंगा। हमने देखा है, घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, बीवी का जन्मदिन हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी सोना खरीदते हैं, और ज्वेलर भी कोई बात नहीं, ले जाइए साहब, थैला भर करके ले आइए, ले जाइए, न बिल देना, न लेना, न कोई हिसाब रखना, कुछ नहीं साहब। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सब कैश चलता था कि नहीं चलता था? ये कोई गरीब लोग करते थे क्या? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। इसका भी विरोध हुआ था। आप हैरान होंगे, आधे से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर, आधे से ज्यादा मुझे यह कहने के लिए आए थे कि मोदी जी ये नियम मत लगाओ, और कुछ लोगों ने तो लिखित में मुझे चिट्ठी लिखने की हिम्मत की है। जिस दिन मैं उसको पब्लिक में करूंगा, शायद पता नहीं वो अपने इलाके में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जवाहरात खरीदते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि भाई आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर है वो लिखवा दीजिए, पता तो चले कौन लेता है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। भाइयों बहनों, हमने एक और काम किया, पहले की सरकारों ने भी किया था। ये जो ज्वेलर्स है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहां सोना वगैरह की बात करा, उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी।
पहले सरकार ने लगाने की कोशिश की, बहुत कम लगाई थी, लेकिन सारे ज्वेलरों की संख्या बहुत कम है। एक गांव में एक आध दो ही होते हैं, बड़े शहर में 50-100 होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बड़ी गजब है साहब। अच्छे अच्छे एमपी उनके जेब में होते हैं। और ज्वेलरी पर जब एक्साइज लगाई तो मेरे पर इतना दबाव आया, एमपीओ का दबाव, डेलीगेशन, हमारे परिचित, साहब ये तो सब इनकम टैक्स वाले लूट लेंगे, ये तबाह कर देंगे, ऐसे ऐसे बताते थे। मैं भी डर गया कि यार मैं ये करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करो भाई, 2 कमेटी बनाते हैं, वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से उनको भरोसा था, ऐसे एक्सपर्ट कमेटी बनाई। पहले वाली सरकारों को ये प्रयास वापस लेना पड़ा था। साहब मैं ईमानदारी से देश चलाना चाहता हूं, मैंने वापस नहीं लिया। मैंने ज्वेलरों को विश्वास दिलाया कोई आपसे ज्यादती नहीं करेगा, और अगर कोई इनकम टैक्स वाला ज्यादती करता है, आपने मोबाइल फोन से उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। ये कदम हमने उठाया था। जिनको पता हो, ये सारा देख करके समझ नहीं आता था क्या मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हमने दूसरी तरफ ये भी जोर लगाया, अच्छा कुछ लोग होते हैं मजबूरन कुछ गलत करना पड़ा हो। सब लोग बेईमान नहीं होते जी, सब लोग चोर भी नहीं होते, कि मजबूरन कुछ करना पड़ा होता है। वे अगर उनको मौका मिले तो सही रास्ते पर आने को तैयार होते हैं, और ये संख्या बहुत बड़ी होती है। हमने लोगों के सामने स्कीम रखी कि अगर आपके पास ऐसे बेईमानी के पैसे पड़े हैं, गलत पैसे पड़े हैं, तो आप इस कानून के तहत जमा करा दीजिए, इतना दंड भर दीजिए। उसमें भी मैंने कोई माफी नहीं दी। लेकिन व्यापारी लोग चीजों को समझने में बड़े होशियार होते हैं। उनको समझ में आ गया कि ये मोदी है, कुछ गड़बड़ करेगा। आपको जान करके खुशी होगी, आजादी के 70 साल में ऐसी योजनाएं कई बार आई। पहली बार 67,000 करोड़ रुपीज लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए साहब। और 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था, वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है भाइयों। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब आया है। ये 2 साल में किए हुए काम का मैं हिसाब आज गोवा की धरती से पूरे देश को दे रहा हूं मेरे भाई बहन। उसके बाद
हमें मालूम था मुझे क्या करना है। हमने जनधन अकाउंट खोले। जब मैं ये स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसी मजाक हुई थी, पार्लियामेंट में भाषण कैसे हुआ था आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता नहीं। उसके बाद हमने प्रारंभ में आकर के एक काम लिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा गरीब से गरीब का बैंक अकाउंट खोलना। उस समय लोगों को समझ नहीं आया कि मोदी बैंक अकाउंट खोला कर रहा है। अब लोगों को समझ आएगा कि इस बैंक अकाउंट का क्या फायदा होने वाला है। करीब करीब 20 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोले और हिंदुस्तान में अमीर लोगों के जेब में बटवे में भांति भांति बैंक को क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं। गरीब तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था ऐसा भी कोई कार्ड होता है, कार्ड से मिल जाता है कुछ, पता नहीं था उसको। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए बैंक के खाते खोले ऐसा नहीं, इस देश के 20 करोड़ लोगों को हमने रुपए कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है और यह आज से 1 साल पहले किया हुआ है। उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं, वो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसमें उपलब्ध है भाई। लेकिन लोगों को लगा नहीं, जैसे हर पॉलिटिकल काम होता है वैसे ही पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे 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 देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा था। मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था। अब भाइयों बहनों, मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। मैंने तो उनको कहा था कि 0 अमाउंट से आप खाता खोल सकते हैं, एक बार आपका बैंक में पैर आना चाहिए बस। ये आर्थिक व्यवस्था में कहीं आप भी होने चाहिए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए दोस्तों। ये आज जो अमीर लोग रात को सो नहीं पाते हैं ना, गरीबों की अमीरी देखिए दोस्तों। मैंने तो कहा था कि 0 रकम से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मेरे देश के गरीबों ने बैंकों में जनधन अकाउंट में 45,000 करोड़ रुपया जमा करवाया दोस्तों, 45,000 करोड़ रुपया। यह देश के सामान्य मानवी की ताकत को हम पहचाने। 20 करोड़ परिवारों को रुपए कार्ड दिया। फिर भी कुछ लोग मानते ही नहीं थे। उनको लगता था यार कोई राजनीतिक गोटी बिठा देंगे तो हो जाएगा मामला। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया। मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता हूं। दस महीने से काम पे लगा रहा। एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया दोस्तों। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग
पैसों के लिए कतार खड़ा के लगे हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। मैं आज सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। एक साल में, मेरे शब्द लिखिए, एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले एक हफ्ते से कर रहा है जी, उससे ज्यादा काम कर रहा है। मुझे खुशी हुई, मैंने सोशल मीडिया में देखा, रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी, किसी की उम्र 70 साल, किसी की 75 साल, वो बैंक में गए, उन्होंने कहा साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन इस पवित्र काम में हमें आता है, अगर आप हमें बिठा करके काम में लगाना चाहते हैं तो हम हमारी सेवा देने के लिए तैयार हैं। मैं उन रिटायर्ड बैंक के कर्मचारियों का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए अपनी पुरानी ब्रांच में जाकर के मदद करने के लिए गुहार लगाई है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं उन नौजवानों का अभिनंदन करता हूं जो कतार के बाहर धूप में खड़े रह करके अपने खर्चे से लोगों को पानी पिला रहे हैं, सीनियर सिटीजन के बिठाने के लिए कुर्सियां लेकर के दौड़ रहे हैं। चारों तरफ देश की युवा पीढ़ी खास करके इस समय इस काम को सफल करने के लिए काम में लगी है। इस काम की सफलता का कारण 8 तारीख के 8 बजे मोदी का निर्णय नहीं है। इस काम की सफलता का कारण 125 करोड़ देशवासी, जिसमें कुछ लाख छोड़ दो, कुछ लाख छोड़ दो, ये जी जान से लगे हैं, इसलिए ये योजना सफल होना सुनिश्चित है। भाइयों बहनों, मैं दूसरी बात बताना चाहता, मुझे बताइए, हमारे देश में मतदाता सूची, वोटर्स लिस्ट, सभी पॉलिटिकल पार्टियां मतदाता सूची बनाने में काम करती है कि नहीं करती है? सरकार की सभी लोग काम करते हैं कि नहीं करते? सारे टीचर्स करते हैं कि नहीं करते? उसके बावजूद भी जिस दिन पोलिंग होता है, शिकायत आती है कि नहीं आती है? मेरा नाम निकल गया, हमारी सोसाइटी का नाम निकल गया, मुझे वोट नहीं देने देते। मुसीबत आती है कि नहीं आती है? इतना सारा ओपन होने के बाद भी तकलीफ आती है कि नहीं आती है? भाइयों बहनों, हमारे देश में चुनाव होता है। चुनाव में तो क्या करना होता है? जाना, बटन दबाना, वापिस आना, इतना ही करना है ना। तो भी इस देश में करीब करीब 3 महीने 90 दिन तक चुनाव का काम चलता है, 90 दिन तक। और उसमें सारा पुलिस तंत्र, सीआरपीएफ, एसआरपी, बीएसएफ, गवर्नमेंट का हर मुलाजिम, पॉलिटिकल पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, सब लोग 90 दिन तक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमारे जितने बड़े देश का चुनाव संपन्न होता है। 90 दिन लग जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।
लेकिन मेरे देशवासी, दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत की ये बीमारी देश को तबाह कर रही है। 800 मिलियन, 65% 35 से कम उम्र वाले नौजवान, उनका भविष्य दांव पर लगा है। उसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करें, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं मेरे दोस्त। मेरे किसी को तकलीफ होती है, पीड़ा मुझे भी होती है। ये मुद्दा मेरे अहंकार का नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने बुराइयों को निकट से देखा है। देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है। 50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए, और एक बार सफाई हो जाती है ना, तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे प्यारे भाई, ना छोटा मोटा मच्छर भी नहीं। मुझे विश्वास है, मैंने लड़ाई ईमानदार लोगों के भरोसे शुरू की है, और ईमानदार लोगों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोगों का डूब रहा है। मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोटे बहाने आ रहे हैं। वो गरीब विधवा मां मोदी को आशीर्वाद देती है कि बेटा, कभी बेटा या बहू देखते नहीं थे, कल आए थे 2.5 लाख बैंक में जमा कराने के लिए। उन गरीब विधवा माओं के आशीर्वाद देश की सफलता के यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। अरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार न होता, विश्वास न होता, सरकारें तो आती और चली जाती। मेरे भाइयों बहनों, ये देश अजरा अमर है, ये देश का भविष्य उज्जवल है। इस उज्जवल भविष्य के लिए कष्ट झेलना, कुछ मैं कभी कभी हैरान हूं। अभी कल मुझे एक पत्रकार बंधु से बात हुई, मैंने आप तो मुझे दिन रात कहते हो मोदी जी बस युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए।
मैंने कहा फिर तकलीफ होगी तो क्या करोगे? बिजलियां बंद हो जाएगी, चीजें आना बंद हो जाएगी, रेलवे कैंसिल हो जाएगी, रेलवे में फौज के लोग जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे, तब क्या करोगे? अच्छा, बोले ऐसा होता है। कहना बड़ा सरल होता है भाई, उपदेश देना बड़ा सरल होता है। जब निर्णय करते हैं तब उसके साथ चलना सामान्य मानवी की कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं देशवासियों को एक और कहना चाहता हूं, इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है कि यार तुझ कुछ दान में काला है। हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए अफवाहें फैलाते हैं। एक दिन अफवाह फैलाई थी, नमक महंगा हो गया। अब बताइए भाई, 500 की नोट और 1000 की नोट, कोई है जो 1000 की नोट लेके नमक लेने जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको मालूम है कि उनका लूट रहा है। 70 साल से जमा किया हुआ महंगे से महंगे ताले लगाए थे। कोई पस्ती लेने वाला नहीं है, पस्ती लेने वाला नहीं है। भिखारी भी मना करता है, ये साहब 1000 का नोट नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ईमानदार को कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लोग अपनी नोट कहते हैं, मुझे सच मालूम नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है, कहते 450 में बेच रहा है, कोई 500 की नोट, कोई 300 में दे रहा है। मैं देशवासियों कहता हूं, आपका 500 रुपये में से एक नया पैसा कर्म करने की ताकत किसी की नहीं है। आपका 500 रुपया मतलब 499 एंड 100 पैसा पक्का। ऐसा किसी कारोबार में आप लिप्त मत होइए। कुछ बेईमान लोग अपने लोगों को कह देते जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, 2-2 हजार का करवा लो यार, मेरा थोड़ा बहुत बच जाएगा। और दूसरा, भाइयों बहनों, मेरा सबसे आग्रह है, हो सकता है आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा, मामा, भाई, पिताजी जिनका स्वर्गवास हो कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दे दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं, ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं, मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं,
उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के उज्जवल भवितव्य के लिए कर्तव्यपूर्ण वचनों और कार्य के प्रति हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम भी आबद्ध है, प्रतिबद्ध है। भारतात गोयची एक वेगळी सया आणि ताजेर प्रधानमंत्र्यांची असा एक खाशेली माया। आपका एक विशेष अनुग्रह गोवा राज्य पर हमेशा हमेशा रहेगा। हम आभारी हैं। भविष्य में भी आपके मार्गदर्शन से देश की विकास की गति और रोशन में रहेगी। फिर एक बार गोवा वासियों की ओर से धन्यवाद। परतून एकदा मागता वास्को ते सांगे आणि पेडणे ते काणकोण म्हणसर आयिल्ल्या सगळ्या जनतेकडेन उभे राहून अभिवादनाची एक सलामी देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां। मंचाचेर उपस्थित आशिल्ले सगळ्या मानेस्तांक आमी दिनवासता। गोयच्या सगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक आमी परतून एकदा दिनवासतात। एक कळवणी, भायर जेवणाची व्यवस्था केल्ली आसा, सगळ्यांनी ताजो आस्वाद घेवचो। धन्यवाद।